विष्णूजी परत एकदा आपल्यामध्ये उपस्थित आहे, त्यांचं टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया. सकाळी मंदिर विध्वंस आणि पुनर्निर्माण या विषयावर विष्णूजींनी आपले विचार आणि आपल्याशी संवाद साधला. आत्ताचा विषय पण त्यांचा तेवढाच महत्त्वाचा आहे आपल्या सगळ्यांसाठी, कारण हे विचारांचं बीज आपण इथनं घेऊन बाहेर पडणार आहोत. आत्ता विष्णूजी आपल्याशी संवाद साधणार आहे ते वक्फ बोर्ड ॲक्ट आणि त्या आपल्या पुढील आव्हाने. मी विष्णूजींसाठी हा मंच खुला करते आहे. विष्णूजी. धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन. परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में मेरा नमन. और अपनी बात को वक्फ एक्ट के बारे में आपके सामने रखूं, इससे पहले मैं यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझको ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके सामने आऊँ और अपनी बातें रखूँ. और इतना सुंदर, इतना अच्छा इस इवेंट को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके लिए मैं उनको दोबारा दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ. एक्चुअली इस तरह के इवेंट्स ज़रूरी इसलिए हैं कि इस तरह के इवेंट्स में वो बातें होती हैं जो हमारे और आपके कोर इश्यूज़ हैं. और अगर आज सुबह से जो मैंने पूरा सेशन अटेंड किया, मैं एक जो मराठी भाषा में जो सेशन हुआ तो उसको नहीं अटेंड कर पाया. सुबह से मैंने जितना सेशन अटेंड किया, मैंने ये पाया कि जो हमारे आपके कोर इश्यूज़ हैं आज उस पर हमने काफ़ी जिसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की, काफ़ी चर्चा की, काफ़ी मंथन किया. और ये सारी चीज़ों से हम लोगों को बहुत सीख मिलती है. जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपकी जो जिज्ञासाएं होती हैं, उसको हम भी रिसर्च वर्क में डालते हैं, कोर्ट के पटल पर डालते हैं. तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जो विषय मुझे दिया गया है वक्फ एक्ट 1995 का, उसके बारे में डिटेल में मैं यहाँ पे आपके सामने अपनी प्रेजेंटेशन रखूँगा. पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ एक्ट 1995 पास होने से पहले ऐसी एक भूमिका, ऐसा एक बैकग्राउंड और ऐसी एक नींव रखी गई जिसकी वजह से वक्फ एक्ट 1995 पारित हो पाया. और वो नींव थी एक फेक नैरेटिव की, और वो फेक नैरेटिव है सेक्युलरिज्म का. अगर आप संविधान सभा की जितनी डिबेट है, उस पूरी डिबेट का अगर आप अध्ययन करें, डिटेल्ड एनालिसिस करें, तो संविधान सभा की डिबेट में सेकुलर वर्ड 3 बार डिस्कस हुआ और 3 बार उस वर्ड को रिजेक्ट कर दिया गया. मेरी बात को ज़रा अप्रिशिएट करिएगा. अगर आज कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी प्रिंसिपल्स को हम एनालाइज करने जाते हैं और जहाँ पे थोड़ी सी एनोमली होती है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये देखती है कि संविधान सभा की डिबेट में इसके ऊपर क्या चर्चा हुई थी. आज आप जान के हैरान हो जाएंगे कि सेकुलर वर्ड के ऊपर जब चर्चा हुई तो संविधान सभा ने उस वर्ड को पूर्णतः रिजेक्ट किया. और रिजेक्ट करने का कारण ये था कि जब माइनॉरिटी राइट्स हम दे रहे हैं आर्टिकल 29-30 में, तो सेकुलर शब्द रखने का कोई मतलब नहीं है. और मेरी आज जो बात है, उस बात का मूल विचार यही है, उस बात का मूल बीज यही है कि हमारे पूरे समाज के साथ, इस पूरे बहुसंख्यक समाज के साथ बहुत बड़ा छल किया गया है. 42nd अमेंडमेंट 1976 लाके इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, जब प्रीएम्बल में 1976 में बैकडोर से गलत तरीके से सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया. अगर आप प्रीएम्बल की पूरी संरचना देखें, उसको पूरा अगर आप उसका अध्ययन करें, तो प्रीएम्बल कैसे शुरू होता है? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, social, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, फला फला फला. और एंड में we on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. मतलब प्रीएम्बल एक शपथ थी जो यहाँ के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को खाई थी. और शपथ क्या खाई थी? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बनाने की शपथ खाई थी 26 नवंबर 1949 को। कभी आपने मतलब इतना बड़ा जिसे कहते हैं मजाक सुना है कि अगर कोई आदमी किसी से शपथ खाए, या मैं आपसे कोई कसम खाऊं या आप मेरे से कोई कसम लें, तो आज से 20 साल बाद 30 साल बाद जाके आप मुझसे कहें विष्णु जी वो उस दिन जो मैंने आपसे कसम खाई थी उसमें 2 वर्ड और ऐड कर रहा हूं। भाई अगर आपको कसम खानी है तो आप फिर से नई कसम खाएंगे, पर नई कसम खानी होती तो उसमें बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी लगती, 2/3 अमेंडमेंट का प्रोविज़न आता, तो इसीलिए उसको आपने 2 वर्ड उसमें चुपके से ऐड कर दिए जब देश इमरजेंसी के एक टेन्योर से गुजर रहा था जिस पे ना कोई डिस्कशन हुआ ना कोई डिबेट हुई। अब ये जो 2 वर्ड ऐड किए हैं इससे ऐसा हैवॉक मचा है और एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि जब हम लोग लॉ कॉलेज में और स्कूल्स में और बचपन से आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप ये माहौल देख रहे होंगे कि भाई जो हमारे साथ के लोग हैं या जो हमारे टीचर्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हों वो कहते हैं भाई हम तो सेकुलर हैं, हम सबको एक मानते हैं। भाई आप ज़रा इस बात को समझिए, और यही बात आज सुबह साईं दीपक भी कह रहे थे। सेकुलर का मतलब क्या है पहले ये तो समझाया जाए। सेकुलर एक ऐसा वर्ड है संविधान में जिसको आज तक कभी डिफाइन ही नहीं किया गया है, और लोग कभी सेकुलर नहीं होते हैं, सरकारें सेकुलर होती हैं। आज आपको यह अधिकार है ये मानने का कि आपका जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है, आपका जो बताया हुआ रास्ता है वो सबसे उच्च रास्ता है। आपको ये मानने का अधिकार है कि आप सुप्रीम हैं, और उसी तरह से जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनको ये अधिकार है कि वो सुप्रीम है, जो क्रिश्चियनिटी मानने वाले हैं उनको ये अधिकार है वो सुप्रीम है। अगर आज कोई एक सच्चा मुसलमान या कोई एक सच्चा क्रिश्चियन कभी नहीं कह सकता है कि वो और आप बराबर हैं या उनका बिलीफ और आपका बिलीफ बराबर है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके अंदर ये भरा गया कि हम सारे लोग बराबर हैं, जहां पे बिलीफ फेथ की बात आती है वो कभी नहीं मानते। वो मानते हैं कि इस्लाम और हदीस का जो रास्ता है, कुरान और हदीस का रास्ता है, वो सच्चा रास्ता है, सुप्रीम रास्ता है, और जो लोग नॉन बिलीवर्स हैं वो हेल में जाएंगे। यही बात क्रिश्चियनिटी कहती है। पर ये हमारे आपके अंदर भरा गया कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है सर्व धर्म समभाव, जबकि कहीं इसकी डेफिनेशन नहीं है। और ये रूपरेखा मैं आपके सामने इसलिए खींच रहा हूं कि इस रूपरेखा का आफ्टर इफेक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का आना, और इस रूपरेखा का आफ्टर इफेक्ट है वक्फ एक्ट 1995 का इनैक्ट होना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकुलर वर्ड गलत ढंग से ऐड किया गया, और आप विडंबना देखिए संविधान की कि संविधान सभा में माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ था, और जब संविधान निर्माता ये सोच रहे थे कि इस देश में माइनॉरिटीज़ को अधिकार देने हैं कि नहीं, तब सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने और H.C. मुखर्जी ने संविधान सभा में कहा कि इस देश में माइनॉरिटी राइट्स नहीं देने चाहिए। इनफैक्ट सरदार पटेल ने यहां तक कहा कि अगर आप इतने वेल निट माइनॉरिटी हैं जो अपने दम पे एक दूसरा देश बना सकते हैं, तो ऐसी माइनॉरिटीज को किस तरह का माइनॉरिटी राइट। और जो ड्राफ्ट संविधान में आर्टिकल 299 था जिसमें उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर की व्यवस्था की जानी थी कि उनको एक स्पेशल चश्मे से देखा जाएगा, उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 299 को ख़त्म कर दिया गया। पर दुर्भाग्य ऐसा था कि उसके बाद भी आर्टिकल 29-30 इन सारे डिस्कशंस के बाद आर्टिकल 29-30 ऐड किया गया। और मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं, और ये जितनी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं ये सारी बातें वक्फ एक्ट 1995 से कनेक्टेड है। आर्टिकल 29 और 30 सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी समाज को ये अधिकार देता है कि वो अपने रिलीजन को या अपने लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस बात को जरा अप्रिशिएट करिएगा। वो सरकारों को ये ड्यूटी नहीं देता है कि आप उनके रिलीजन और उनकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करिए। पर माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में ये माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स स्टार्ट की गई, और सबसे पहले माइनॉरिटीज़ के लिए 15 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किए गए। वहाँ से माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल बजट शुरू किए गए,
और उसके बाद इस देश में धर्म का ऐसा खेल शुरू हुआ कि वो खेल शुरू होते होते जैन समाज के लोगों के अंदर भी माइनॉरिटिज्म का बीज भर दिया गया और 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने जैन समाज को भी माइनॉरिटी समाज घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला ऐसा ट्रैवल किया जहां पे जैन समाज माइनॉरिटी और माइनॉरिटी स्टेटस और बहुत सारे अधिकार ऐसे मांग रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बल पाटिल के केस में कहा कि अगर इस देश में माइनॉरिटिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा तो माइनॉरिटिज्म मल्टीनेशनलिज्म को लीड करेगा, देश की विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ावा देगा, इसलिए इस देश में माइनॉरिटिज्म बंद होना चाहिए। पर इन सबकी आड़ में आज भी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री चल रही है। 5200 करोड़ रुपए का पिछले साल माइनॉरिटीज के लिए बजट था, और माइनॉरिटीज मतलब सिर्फ और सिर्फ आप समझ जाइए एक धर्म विशेष की मैं बात कर रहा हूं, बाकी धर्म नहीं आते हैं माइनॉरिटीज में, ना बाकी लैंग्वेज आती हैं। और उसमें स्कीम अगर आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि वक्फ की संपत्ति को इंटरेस्ट फ्री लोन देना, यूपीएससी में कोचिंग में माइनॉरिटी समाज के लोगों को मदद देना, अनुदान देना, उनके हाउसिंग लोन्स देना, हजारों ऐसी स्कीम जो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी समाज के लिए चल रही थी। पहले ये स्कीम 5200 करोड़ रुपए की थी। हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि भाई ये बहुत संवैधानिक प्रश्न है, इसको 5 जज को भेज दीजिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रहा और इस बार केंद्र सरकार ने उसका बजट घटा के 3200 करोड़ रुपए कर दिया है। तो कम से कम हमारी आवाज़ रेस करने की वजह से टैक्स पेयर का 2000 करोड़ रुपए हमने बचाया, मुझे इस बात की खुशी है। पर ये 3200 करोड़ रुपए भी नहीं मिलना चाहिए और ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भंग होनी चाहिए। ये संविधान का मर्डर करके बनी हुई है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक लिंग्विस्टिक, भाई माइनॉरिटी, संस्कृत भी माइनॉरिटी है, आज मराठी उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी है, आज संस्कृत अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में माइनॉरिटी है, पूरे देश में माइनॉरिटी है। तो माइनॉरिटी का जो मापदंड है, उस मापदंड में सबसे बड़ा आघात हुआ हमारे साथ, और वो आघात हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीएमए पाई वाले केस में, जिसमें 11 जजेस ने जजमेंट दिया। और हिंदुस्तान की लीगल हिस्ट्री में आपने कभी ऐसी बात नहीं सुनी होगी, पहली बार शायद ऐसी बात सुनी होगी कि कोई सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस कोई जजमेंट दें और उसके बाद उसका रेशियो कोई ना समझ पाए। कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई 11 जजेस कोई बात कहे और उसका रेशियो कोई ना समझ पाए? जी हाँ, टीएमए पाई के केस में ऐसा ही हुआ। जो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने टीएमए पाई के केस में जजमेंट दिया, उसको कोई समझ नहीं पाया। उसके बाद दोबारा लिटिगेशन हुआ और एक नया केस आया पीए नामदार का, और पीए नामदार के केस के सबसे पहला पैराग्राफ क्या है? बिफोर द इंक ऑन द ओपिनियन ऑफ टीएमए पाई वर येट टू ड्राई, दिस कोर्ट्स वर फ्लडेड विद सेवरल लिटिगेशंस टू सीक द रेशियो ऑफ टीएमए पाई। मतलब टीएमए पाई की जजमेंट की स्याही भी नहीं सूखी थी और हजारों लिटिगेशन कोर्ट्स में आ गई। तो उसके बाद अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रेशियो दिया, और रेशियो में यह बताया कि जो भी आदमी, जो भी वर्ग, जो भी रिलीजन 50% से कम है एक राज्य में, उसे माइनॉरिटी माना जाएगा, कोई भी रिलीजन या कोई भी लैंग्वेज। पर दुर्भाग्य ऐसा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज, मुस्लिम समाज के लोगों को समझा, और जितनी स्कीम आई, चाहे वो जिस गवर्नमेंट की आई हो, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों के लिए आते रही, और उसका सारा बेनिफिट टैक्स पेयर के मनी से आर्टिकल 27 का मर्डर करते हुए मुस्लिम समाज को मिलता रहा। और इसी के क्रम में वक्फ एक्ट 1995 और इसी के क्रम में वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जिसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग अथॉरिटी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, जिसके लिए एक स्पेशल माइनॉरिटी मिनिस्टर बैठा हुआ है। अब आप सोचिए कि हम और आप कितने बड़े एक सेटअप के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इस बात को कभी जरा इसका चिंतन करिए कि क्या मेरी आपकी संपत्ति के लिए या किसी मंदिर की संपत्ति के लिए क्या कोई मंत्रालय बनाया गया है? जवाब दीजिए कि आप लोगों ने सुना है कि मंदिर की संपत्ति के रख रखाव के लिए, हम लोगों की रख रखाव के लिए क्या कोई स्पेशल मिनिस्ट्री बनाई गई है? पर
मुस्लिम समाज के लोगों के लिए उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी कितनी घटी, उसका कैसा मैनेजमेंट है, उसके लिए स्पेशल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई गई है। और इस सेटअप के तहत अगर अब आप वक्फ एक्ट का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि कितना बड़ा हम लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, कितना बड़ा हम लोगों के साथ आघात हुआ है, और क्या बंटवारे के बाद आज हम दोबारा कैसी स्थिति में आ गए हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। वक्फ एक्ट 1923 सबसे पहला वक्फ एक्ट था। अगर आप उस वक्फ एक्ट को आज अध्ययन करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे वक्फ एक्ट 1995 से, तो आप पाएंगे कि टोटल अलग है। वक्फ एक्ट 1923 और का जो इनैक्टमेंट किया गया था उस समय इस कंसेप्ट से किया गया था कि अगर किसी शिया या सुन्नी में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सिविल कोर्ट ना जाके वक्फ ट्राइब्यूनल में जाके अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और कोर्ट से डिक्री ला सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से वक्फ एक्ट 1923 का गठन किया गया था। इसके बाद वक्फ एक्ट 1954 लाया गया। वक्फ एक्ट 1954 पूरे देश में लागू था सिवाय उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों को छोड़ के। उसमें थोड़े प्रोविजंस दिए गए। इसके बाद वक्फ एक्ट 1983 में, वक्फ एक्ट 1954 में 1983 में अमेंडमेंट किया गया और फिर अल्टीमेटली वक्फ एक्ट 1995 आया और वक्फ एक्ट 1995 में 2013 में फर्दर अमेंडमेंट किया गया, जिससे आज वक्फ बोर्ड को ड्रैकोनियन पावर्स दे दी गई हैं। और मैं आपके सामने अब बिंदुवार तरीके से, क्रम वाइज तरीके से, सेक्शन बाय सेक्शन बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड को क्या क्या पावर्स दी गई हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ये हाईलाइट करना चाहता हूं, मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि एक वकील होने के नाते मेरी ये ड्यूटी बनती है कि आप लोगों को मैं अवेयर करूं कि कानून में कहां कहां कमी है। और आज इस इवेंट के बाद, इस सेमिनार के बाद, आप सब लोग भी इस बात को फैलाएं और ये मांग करें सरकार से, अगर आपको मेरी बात उचित लगे, कि वक्फ एक्ट 1995 की जो धाराएं जो मैं आपके सामने आज हाईलाइट करने जा रहा हूं, इसको तुरंत इमीडिएट माध्यम से इसको रिपील करना चाहिए। और आप अगर इसको आज देखें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है, वक्फ का कंसेप्ट क्या है। इस कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है इस्लामिक लॉ के चश्मे से। इस्लामिक लॉ के हिसाब से वक्फ वही संपत्ति वक्फ हो सकती है जो किसी मुसलमान ने, किसी मुस्लिम ने अपने जीवन में सेल्फ एक्वायर की हो और वो उसको अल्लाह को डोनेट करना चाहता हो, उसी को एक वैलिड वक्फ माना जाता है। इस बात को ज़रा अंडरलाइन करिएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस्लामिक लॉ है। बेली का जो इस्लामिक लॉ है उसमें भी यही प्रिंसिपल एनश्राइंड है। पर जब वक्फ एक्ट 1995 का इनैक्टमेंट किया गया तो जो सेक्शन 3 है, जहां वक्फ को डिफाइन करना था कि वक्फ का मतलब क्या होता है, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वक्फ होने का, वो फीचर मिसिंग है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति मान लेते हैं जो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड नहीं भी है, जो इस्लामिक लॉ के बेसिक जो कह सकते प्रिंसिपल्स हैं उसके खिलाफ काम हो रहा है। और मतलब ये वही बात हुई, इसीलिए राम मंदिर को वो कहने लग गया कि वक्फ संपत्ति है, ज्ञान व्यापी को कह रहे हैं वक्फ संपत्ति है, कृष्ण जन्मभूमि को कह रहे हैं वक्फ संपत्ति है, ताजमहल को कह रहे हैं वक्फ संपत्ति है, सूरत में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कह रहे हैं वक्फ संपत्ति है, बेट द्वारका जो गुजरात में है उस पूरे आइलैंड को कह रहे हैं वक्फ संपत्ति है। यहाँ तक कि अगर आप इसको देखेंगे, तमिलनाडु में जो 1400 साल पुराना मंदिर है, जो इस्लाम आने से पहले का मंदिर है, उस पूरे मंदिर को, पूरे गांव को कह रहे हैं वक्फ संपत्ति है। तो आपने सबसे बड़ी बदमाशी की कि वक्फ को आपने इस्लामिक लॉ के हिसाब से वक्फ एक्ट 1995 में डिफाइन नहीं किया। वो ना करने से आपको ये पावर मिल गई, पावर आपने अज्यूम कर ली कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति मान सकते हैं और इस्लामिक लॉ का भी वायलेशन करते हुए आप सारे काम कर सकते हैं। इसके बाद ये वक्फ एक्ट 1995 वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, तो मैं आपके सामने बात बताना चाहता हूं कि सेक्शन 4, 5 और 6 में और वक्फ एक्ट 1995
सर्वे होता है वक्फ की संपत्ति का, हर 10 साल में सर्वे किया जाता है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इस सर्वे का खर्चा कौन वहन करता है। हु बेयर्स द कॉस्ट ऑफ दिस सर्वे? द स्टेट गवर्नमेंट, जो डायरेक्ट आर्टिकल 27 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर है, उसका वायलेशन है। किसी भी हिंदू समाज, जैन समाज, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, इनकी किसी भी संपत्ति का सर्वे करने का और सर्वे का कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट को बियर करने का प्रोविजन आज तक मैंने तो नहीं पढ़ा। और मैंने ये बात सारे नेशनल चैनल्स पे खुल के पूछी कि भाई हो सकता है मुझे कम ज्ञान हो, काफ़ी बड़े बड़े लॉयर्स और हैं तो वो बता दें। शायद इस बात पे लाइट भी चली गई। हाँ, तो शायद वही बता दें कि भाई कहाँ पे प्रोविज़न है, कि क्या ऐसा कोई प्रोविज़न क्या किसी और धर्म के लिए है। तो मुझे आज तक ऐसा कोई प्रोविज़न किसी और धर्म के लिए नहीं मिला एक्सेप्ट वक्फ एक्ट 1995। अब ये जो सर्वे होता है हर 10 साल में, इसमें एक बहुत महीन खेल किया गया। पहले ये सर्वे जब किया जाता था तो ये सिर्फ और सिर्फ माना जाता था कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी संपत्ति जो वो डोनेट कर रहे हैं, उस संपत्ति को जो वो डोनेट कर रहे हैं उसको हम वक्फ बोर्ड में इंक्लूड करेंगे, तो उसके लिए सर्वे किया जाता था। तो वहाँ पे जो सेक्शन 6 है उसमें जो शब्द यूज था, देखिए महीन काम कैसे किया जाता है जब समाज चुप रहता है। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 6 में, और जो मैं आपको प्रपोजिशन समझा रहा हूँ ये एक काफ़ी क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट प्रपोजिशन है, पर मैं इसको बहुत ही एक सिंप्लीफाई करके आपके सामने समझा रहा हूँ। तो वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 6 में पहले जो शब्द यूज था 2013 से अमेंडमेंट से पहले, वो शब्द था पर्सन इंटरेस्टेड। मतलब अगर किसी आदमी की संपत्ति, किसी मुस्लिम की संपत्ति वक्फ में चली जाती है और उसको लगता है कि भाई गलत चली गई सर्वे में मेरी संपत्ति, क्योंकि जो सर्वे होता है सेक्शन 4, 5 और 6 में, इस सर्वे का फिर गजट नोटिफिकेशन होता है, और अगर आपने इसको वक्फ ट्राइब्यूनल में एक टाइम लिमिट के अंदर, एक समय सीमा के अंदर चैलेंज नहीं किया तो वो फाइनल हो जाता है। तो जनरली जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अगर किसी मुस्लिम समाज ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को डोनेट की है तो उसको एक समय सीमा के अंदर देखना है कि भाई सही डोनेट हुई है कि नहीं हुई है, सर्वे में सही आई है कि नहीं आई है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जाते जाते 2013 में पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड को अमेंड कर दिया और पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड की जगह पर्सन एग्रीव्ड वर्ड डाल दिया। और इसका इंपैक्ट यह हुआ कि 2013 से पहले लॉ यह था कि वक्फ एक्ट 1995 के परव्यू में हिंदू समाज के लोग नहीं आते थे, जो सेक्शन 4, 5 और 6 में सर्वे होता था। पर जब 2013 में अमेंडमेंट किया तो कोर्ट्स ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सन एग्रीव्ड की डेफिनेशन में आप भी आते हैं। मतलब अगर सर्वे होगा सेक्शन 4, 5 और 6 में और किसी हिंदू समाज के व्यक्ति की प्रॉपर्टी उस सर्वे में चली जाती है तो यू आर बाउंड टू चैलेंज इट इन वक्फ ट्राइब्यूनल। और वक्फ ट्राइब्यूनल में सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं कि कौन से समाज के लोग वहां पे बैठे रहते हैं। तो आप ये मतलब आप सोचिए ड्रैकोनियन कानून की हद, कि पहले आप सर्वे करेंगे, उस सर्वे का खर्चा भी हम और आप वहन करेंगे, उस सर्वे में आप हमारी प्रॉपर्टी अपने उसमें कब्जे में ले लेंगे, हमें इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे, और अगर बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमें पता चल गया तो हमें जाना भी है तो वक्फ ट्राइब्यूनल में जाना है। मतलब आप ही कसाई हैं और आप ही की छुरी है। ये क्लियर, इसे कहा जाए तो ये क्लियर कट बात है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ कोई एक लीगल बहुत बड़ा हमने ख्वाब देखा, हमने इस चीज़ का मिसयूज ग्राउंड पे होते हुए देखा। आज जो मैंने पहले वाले सेशन में आपके सामने रखी थी बात, कंपनी बाग, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी कहते हैं, एल्फ्रेड पार्क भी कहते हैं प्रयागराज में, जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी शहादत दी, जब जो कोई सोच नहीं सकता था उस पूरे पार्क को, आपको पता है, वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। होल पार्क, जहां पे वक्फ का कोई नामो निशान नहीं था, जब चंद्रशेखर जी ने अपनी शहादत दी। और जब हमने उसके रिकॉर्ड्स निकाले कि भैया रिकॉर्ड निकालिए इसको कब वक्फ किया गया,
तो उन्होंने कुछ वफ नंबर 35 बताया ऑफ 1991, और जबकि और अंडर लिखा सेक्शन 56 और ये ऑफ 7 ऑफ वफ एक्ट 1995, और एंट्री की है 1991 में और लिख रहे हैं वफ एक्ट 1995। मतलब ओपनली बैकडेट में आप एंट्री कर रहे हैं। तो इस तरह से वफ का फर्जीवाड़ा किया गया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2008 में, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2008 में जजमेंट दिया, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि डिफेंस और रेलवे के बाद थर्ड हाईएस्ट लैंड ओनर इन इंडिया इज वक्फ बोर्ड। ये 2008 के आंकड़े हैं। अगर आज उसका अध्ययन किया जाए तो मुझे लगता है वक्फ बोर्ड विल बी द फर्स्ट लार्जेस्ट ओनर ऑफ लैंड इन द कंट्री। इसके बाद यहां पे क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होता है। अब क्योंकि हम एक गुलामी की मानसिकता से गुजरे हैं, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हो सकता है कि भाईजान भूल जाएं 10 साल में किसी संपत्ति को हड़पना लेना, 4, 5, 6 में, तो एक स्पेशल प्रोविजन भी बनाया सेक्शन 40 कि अगर 10 साल के अंदर भूल गए भैया, तो कभी भी दोबारा अगर अभी मन करा किसी प्रॉपर्टी को घोषित करने का वक्फ प्रॉपर्टी, तो सेक्शन 40, और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग गूगल कर सकते हैं संचार क्रांति के माध्यम में, इस संचार क्रांति के युग में एक एक सेक्शन जो हूबहू लिखा है वही मैं आपके सामने बता रहा हूं, और आज तक इसका कोई कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर नहीं मिला है। सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 40 सब क्लॉज 3, ये 2 सेक्शंस में वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर दे दी गई है किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने की। हम लोग कहते थे ताजमहल हिंदू मंदिर है, तो लोग तिरस्कार करते थे, अपमान उड़ाते थे कि अरे अच्छा अब ताजमहल भी लेंगे, अब ये भी लेंगे। लेट मी टेल यू सर, ताजमहल को वक्फ बोर्ड 2005 में वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका है। 2005 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील में गई है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये वक्फ संपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में वक्फ बोर्ड से पूछा है कि भैया ये बताइए शाहजहां ने इसको कब वक्फ किया था, जरा वो वक्फ डीड दिखा दीजिए। आज तक 2018 से आज तक वो केस नहीं लगाए। तो इस तरह से सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 का दुरुपयोग किया जा रहा है। और मजे की बात क्या है, सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में लिखा है कि अगर कोई संपत्ति ट्रस्ट की या सोसाइटी की है, बड़ी मजेदार बात सुनिए, अगर कोई संपत्ति ट्रस्ट की या सोसाइटी की है जिसको वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति घोषित कर रहा है, तो जिस सोसाइटी या जिस ट्रस्ट की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा रहा है वो उनको बताएंगे नहीं, उनको डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे। कहाँ कम्युनिकेशन भेजना है कि आपकी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट को या रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को। और हम और आप अच्छे से जानते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट और रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के ऑफिस में हजारों कम्युनिकेशन फेंके पड़े रहते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में सपोज करिए जहां हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी को वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, तो आपको 20-30 साल तक पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन आपके पास डायरेक्ट नहीं आया है, कम्युनिकेशन रजिस्ट्रार के ऑफिस में गया है, और 20-30 साल बाद सीधे वक्फ बोर्ड आएगा, इस पर कब्जा कर लेगा। और ऐसे लिविंग एग्जाम्पल्स हैं। मैं और आनंद रंगनाथन टाइम्स नाउ के स्टूडियो में बैठ के डिबेट कर रहे थे वक्फ के ऊपर, और आनंद रंगनाथन ने हंसी हंसी में एक बात कही कि देखना यार कहीं टाइम्स नाउ का स्टूडियो तो वक्फ पे नहीं बना हुआ है। वो निकला टाइम्स नाउ का स्टूडियो वक्फ पे, नोएडा का स्टूडियो टाइम्स नाउ का, वक्फ बोर्ड उसको क्लेम कर रहा है कि वक्फ संपत्ति है। दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज जिसका वक्फ से कोई लेना देना नहीं है, करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति होगी, उसको वो वक्फ संपत्ति क्लेम कर रहे हैं। तो सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 इस तरह की ड्रैकोनियन पावर्स वक्फ एक्ट 1995 के माध्यम से वक्फ बोर्ड को देता है। इसके बाद हमारे आपके लिए जनरली कानून क्या है कि अगर हमारी आपकी कोई संपत्ति हड़प लेता है, कोई कब्जा कर लेता है, तो हमें आपको सिविल कोर्ट में जाके एक लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसको इविक्शन के लिए फाइल करना पड़ेगा। आपको सारे पुलिस ऑफिसर और अधिकारी यही कहेंगे कि आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, अगर वो कब्जे में है तो आप सिविल कोर्ट जाइए और उसको इविक्ट कराइए।
पर आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वक्फ एक्ट 1995 के तहत वक्फ बोर्ड को यह पावर दी है कि अगर कोई वक्फ की संपत्ति में इंक्रोचमेंट करता है तो वो डीएम एसएसपी राज्य सरकार को डायरेक्ट कर सकते हैं कि इस इंक्रोचमेंट को हटाया जाए और उनको रिपोर्ट सबमिट करें 1 महीने के अंदर कि इंक्रोचमेंट हट गया है कि नहीं। जस्ट लाइक सुप्रीम बॉसेस। इस तरह का कोई भी प्रोविजन किसी हिंदू समाज के लिए, किसी जैन सिख ईसाई समाज के लिए भी नहीं है कि आपको ये पावर दी जाए कि आपकी संपत्ति को अगर कोई इंक्रोच कर ले तो आपको पावर दी जाए कि आप उसको हटा दिया जाए। हजारों एकड़ लैंड इस समय मंदिर की इंक्रोच की जा चुकी है। कितनी ऐसी पब्लिक लैंड है, अभी हल्द्वानी का हमने एग्जाम्पल देखा कि जो पब्लिक लैंड है, रेलवे की लैंड है, उसको इंक्रोच कर लिया गया है और उसको हटाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक लंबी लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है। पर अगर वो संपत्ति वक्फ की होती तो वक्फ बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता कि ये इंक्रोचमेंट हटाइए और मुझे रिपोर्ट करिए कि मेरे ऑर्डर की तामील हुई है कि नहीं हुई है। जस्ट लाइक सुप्रीम बॉसेस। इस तरह का कोई भी प्रोविजन इस देश में किसी और सेगमेंट और सोसाइटी के लिए नहीं है। इसके बाद जो जिसे कहते हैं जुल्म की हद यहां पे भी खत्म नहीं होती है। सेक्शन 83 में अगर कहीं वक्फ का या नॉन वक्फ का झगड़ा है कि कोई संपत्ति वक्फ है कि नहीं वक्फ है, तो वो उसका एडजुडिकेशन कहाँ होगा? वक्फ ट्राइब्यूनल में। सिविल कोर्ट नहीं जा सकते आप। इनफैक्ट काशी के केस में और मथुरा के केस में उनका सबसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यही था कि ये केस यहाँ पे नहीं चल सकता है, इसको वक्फ ट्राइब्यूनल भेजे जाना चाहिए। वो तो अलग बात है कि जितने वो होशियार हैं तो हम भी उनसे थोड़ा ज़्यादा होशियार हैं, तो हमने उस आर्ग्यूमेंट को मीट किया और वो भी मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे मीट किया। उसमें भी मैं थोड़ा आपके सामने इम्पैक्ट डालूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब अगर कहीं आपकी संपत्ति को अगर वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते उसको चैलेंज करने, जो इस देश के संविधान के तहत बनी हुई है। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वक्फ ट्राइब्यूनल। और वक्फ ट्राइब्यूनल का कॉम्पोजिशन क्या है जरा सेक्शन 85 में पढ़ लीजिएगा। और बाय डिफॉल्ट वक्फ ट्राइब्यूनल में आज तक एक वर्ग विशेष के लोग ही बराबर विराजमान रहे हैं। इसके बाद वक्फ एक्ट 1995 के तहत सेक्शन 89 पे आ जाइए। अगर आज आपको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रोविजन था सीपीसी 1908 में, जो आज भी एग्जिस्ट करता है कि अगर आज मुझे आपको सरकार के खिलाफ केस फाइल करना है, सिविल सूट फाइल करना है, तो आपको सेक्शन 80 में सरकार को 2 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी कि भाई हम ये ब्रिटिश लॉ था कि ब्रिटिशर्स को पता चल जाए कि उनके खिलाफ केस फाइल होने वाला है। वही लॉ आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आज आपको यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ या राज्य सरकार के खिलाफ केसेस फाइल करने हैं, सिविल सूट फाइल करने हैं, तो सेक्शन 80 में आपको उनको 2 महीने की नोटिस देनी पड़ती है। कैन यू इमेजिन? सेम प्रोविजन, सेम पावर वक्फ एक्ट 1995 के तहत वक्फ बोर्ड को दी गई है। जस्ट लाइक सुप्रीम बॉसेस। मतलब अगर आपको वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना है तो यू आर अ सेकेंड ग्रेड सिटीजन। आपको वक्फ को नोटिस देनी पड़ेगी कि हम आपके खिलाफ केस फाइल करने जा रहे हैं। और इसका इंपैक्ट क्या होता है? इसका इंपैक्ट होता है कि जो आदमी केस फाइल करने जा रहा है वो कभी केस फाइल कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उस 2 महीने में या तो उसको दबा लिया जाता है या तो उसके इशू को खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद मैंने तो इंडिया की लीगल हिस्ट्री में आज तक, और हो सकता है कि मेरी गलती हो, पर ये बात मैंने बार बार पूछी और आज इस ऑगस्ट गैदरिंग के माध्यम से भी पूछ रहा हूँ, किसी पुजारी, पुरोहित, शंकराचार्य, महंत, पीठाधीश्वर को आज तक आपने पब्लिक सर्वेंट का दर्जा मिलते हुए देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा है। पर वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 101 के तहत जो वक्फ बोर्ड के जितने मुतवल्ली हैं, उनके जितने मेंबर्स हैं, जिन्होंने वक्फ डीड में साइन भी किया है, वो सब उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है। मतलब अगर आपने उनको छू भी लिया तो यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर द आईपीसी। इसके बाद यहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं खत्म होता है, अभी और 2 सेक्शंस और हैं। इसके बाद सेक्शन 107 हमारे आपके देवता के लिए क्या कानून है कि अगर हमें कोर्ट जाना है, चाहे रामलला के लिए हो, चाहे काशी के केस में हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि के केस में हो, तो आपको
लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत एक समय सीमा के अंदर कोर्ट आना है। राम मंदिर में बहुत बड़ा एक आर्गुमेंट किया गया कि भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया था 1528 में, तो 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने पहला केस क्यों फाइल किया, और पहले फाइल करना चाहिए था। और लिमिटेशन का एक बहुत बड़ा हवा बनाया गया कि इन्होंने समय सीमा के तहत ये लिमिटेशन, मैं आपको इसको अगर सरल भाषा में समझा दूं तो ये एक बहुत टेक्निकल प्ली होती है, और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपका केस कोर्ट में नहीं चल सकता है, आपकी रेमेडी बार हो जाती है। राइट आपका नहीं बार होता है, पर आपकी रेमेडी बार हो जाती है कि आपको जो समय सीमा दी गई थी उस समय सीमा के अंदर आप कोर्ट नहीं आए, और जो समय सीमा प्रिस्क्राइब की गई है वो प्रिस्क्राइब की गई है लिमिटेशन एक्ट 1963 में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी किसी की संपत्ति पे कब्जा कर लेता है तो लिमिटेशन एक्ट कहता है कि भैया 3 साल के अंदर आप कोर्ट जाके केस फाइल कर दीजिए, उसके बाद कोर्ट में केस चलेगा। कभी कहीं 3 साल दिया है, कहीं 12 साल दिया है, मैक्सिमम जो लिमिटेशन का पीरियड है वो 12 साल है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में हिंदू देवता का जो अधिकार था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और कहा कि अगर हिंदू देवता के साथ एक ट्रस्टी है, एक शिबायत है, एक पुजारी है, और अगर पुजारी नेग्लिजेंट रहा है तो आपके ऊपर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेगी। मतलब आपको एक तय समय सीमा के अंदर कोर्ट में आके केस फाइल करना है। पर कैन यू इमेजिन, आप जान के हैरान हो जाएंगे, वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 107 में वक्फ के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब आप जब चाहें किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। आज उसी का जीता जागता उदाहरण है ताजमहल, आज उसी का जीता जागता उदाहरण है 1400 साल पुराना मंदिर तमिलनाडु का, आज उसी का उदाहरण है बेट द्वारका, आज उसी का उदाहरण है सूरत की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आज उसी का उदाहरण है चंद्रशेखर आजाद पार्क, आज उसी का उदाहरण है ज्ञानव्यापी, आज उसी का उदाहरण है मथुरा, और हजारों ऐसी जगह हैं जहां वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है क्योंकि उनके ऊपर लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती है। ये इसीलिए मैंने कहा कि जब आनंद रंगनाथन जी ने अपनी बुक लिखी थी हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र 8th क्लास सिटीजन, मैंने उनको कहा कि आपको उसका 2nd एडिशन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका अध्ययन किया जाए 8th क्लास नहीं, शायद हम 16वें दर्जे के नागरिक अपने ही देश में बना दिए गए। इसके बाद वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 108, सेक्शन 108 की बैकग्राउंड और भूमिका ये है कि अगर जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो जो हिंदू समाज के लोग पाकिस्तान से भारत आए थे और जो भारत से मुस्लिम समाज के लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे, तो जो मुस्लिम समाज के लोगों की संपत्ति थी वो संपत्ति एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950 के तहत केंद्र सरकार को कस्टोडियन उसका बना दिया गया था बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 11। सेक्शन 11 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत वो जितनी संपत्ति जो मुस्लिम समाज के लोगों की यहाँ भारत में थी जो छोड़ के पाकिस्तान गए थे, उसका सबका कस्टोडियन केंद्र सरकार को बना दिया था। और जो पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई आए थे वो संपत्ति पे रह रहे थे और उनको ये यकीन था कि आज हम इसका रेंट केंद्र सरकार को दे रहे हैं, पर आगे चल के इसके हम कभी मालिक बनेंगे, इसके हम ओनर, हमें इसकी ओनरशिप मिल जाएगी। कैन यू इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से अपना घर द्वार सब छोड़ के रेफ्यूजी बन के यहाँ पे आए थे और जो उनको लैंड अलॉट होनी थी, जो किराएदार थे जो किराया दे रहे थे, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट करके सेक्शन 66H, H फॉर हिमाचल प्रदेश, सेक्शन 66H लाया और वो सारी संपत्ति जिसकी कस्टोडियन सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो सारी संपत्ति राजीव गांधी गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को दे दी। आज उसका इंपैक्ट क्या हुआ? आज जो हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान से भारत आए थे और जो उम्मीद कर रहे थे, सोच रहे थे कि भाई उस संपत्ति के मालिक बनेंगे, आज मालिक तो छोड़िए, आज उनकी टेनेंट से भी बुरी स्थिति है। पहले वक्फ बोर्ड उनसे रेंट ले रहा था 200 रुपए 300 रुपए, तो काम चलते रहे कि चलो भाई कौन लड़ने जाए। आज वही वक्फ बोर्ड उनसे रेंट वसूल रहा है 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। और वही वक्फ बोर्ड हमारे आपके खिलाफ काशी के केस में, मथुरा के केस में भारी मात्रा में लीगल फंडिंग कर रहा है और सारे केसेस में, चाहे वो हलाल सर्टिफिकेशन हो, भारी मात्रा में हमारे आपके खिलाफ हमें आपको कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो पैसा कहां से आ रहा है?
हमारे आपके लोगों के बीच से, और उपयोग कहां हो रहा है? हमारे आपके लोगों के खिलाफ। सेक्शन 66H, और यही सेक्शन 66H ने सेक्शन 108 का रूप लिया वक्फ एक्ट 1995 में। अब ये जितनी धाराएं हमने आपके सामने रखी, ऐसा नहीं है कि हमने इसको सिर्फ पढ़ा, अध्ययन किया और चुप बैठ गए। इसको हमने चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ ऑनरेबल जजेस का। उन्होंने कहा कि सीधे यहाँ कैसे आ गए, सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए? तो मैंने सोचा कि जब सीए होता है, जब जम्मू कश्मीर की चीज़ें होती हैं, तब चीज़ें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जाती हैं, पर इन सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट में यहाँ कैसे आ गए, ये सवाल पूछा गया। तो उन्होंने कहा यहाँ आप नहीं आ सकते, हाई कोर्ट जाइए। हम भी चुप नहीं बैठे। आज की डेट में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती देते हुए 200 याचिकाएं इस देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में हम दायर कर चुके हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दायर कर चुके हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर कर चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में दायर कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश में दायर कर चुके हैं। अलग अलग राज्यों में इस समय वक्फ एक्ट 1995 को हम चैलेंज कर चुके हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी आपने बेंगलोर की ईदगाह मैदान का भी एग्जाम्पल देखा होगा कि जहाँ पे गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, जहाँ पे हिंदू रिचुअल सेलिब्रेट करने के लिए हमें वो मैदान नहीं दिया गया, और सारी लिबरल लॉबी सुप्रीम कोर्ट तक आ गई कि नहीं, ये मैदान आप उपयोग नहीं कर सकते। तो मेरा आपके सामने बताने का ये पूरे सारे सेक्शंस और ये कंसेप्ट बताने की कोशिश और कवायद ये थी कि वक्फ एक्ट 1995 प्रॉपर्टी हड़पने का एक इंस्टीट्यूशनलाइज, एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म बनाया गया है, जिसके तहत ये सारी प्रॉपर्टी हड़पी जा रही है, और जिसके तहत डिफेंस और रेलवे के बाद इस समय तीसरे नंबर पे, एज पर 2008 सेंसस, तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड है। अब इससे निपटा कैसे जाए, इन सारी बातों का समाधान क्या है? तो इसका दो समाधान है। एक, हमने सेक्शन बाय सेक्शन हमने काम किया है, हमने और हमारी लीगल टीम ने, जिसमें हमने हर एक सेक्शन को जो मैं कह सकता हूँ एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉरगेट अबाउट एंटी हिंदू, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है, तो हमने हर एक सेक्शन को अमेंड किया है और ये बताया है कि ओरिजिनल सेक्शन क्या था, आज अमेंडमेंट के बाद इसको ये कैसा दिखेगा, और अमेंडमेंट किन किन शब्दों का होना है। ये हमने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है, जो मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजर से शेयर करूँगा, और मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, ये विनती करूँगा कि इस ड्राफ्ट को कुछ ना करें, कम से कम तो गूगल करके यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ लॉ मिनिस्ट्री को भेज दें कि भैया कम से कम इसको भी कंसिडर कर लीजिए। दूसरी बात, कम से कम इतना तो लॉ मिनिस्ट्री कर सकती है और होम मिनिस्ट्री कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, और ये बात हमें आपको पुरजोर तरीके से उठानी चाहिए कि वक्फ एक्ट 1995 को आप नहीं खत्म करना चाहते हैं, मत खत्म करिए, पर कम से कम वक्फ एक्ट 1995 हमारे पे तो लागू मत करिए। इतना सा तो अमेंडमेंट कर दीजिए कि वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता है, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वक्फ एक्ट 1923 के तहत। तो ये मांग हम लोगों को पुरजोर तरीके से उठानी चाहिए। और देखिए, जब हम और आप चुप रहते हैं तो किस तरह से कानून पे कानून हमारे खिलाफ बनते जाते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। वक्फ एक्ट 1995, जहां पे आपने देखा कि वक्फ बोर्ड को पावर भी दी गई है संपत्ति घोषित करने की, उस घोषणा से कोई अगर दुखी है तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए, फिर उसके बाद कोई दुखी है तो हाई कोर्ट जाए, फिर उसके बाद कोई दुखी है तो सुप्रीम कोर्ट जाए। पर कैन यू इमेजिन कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाके पूरे हिंदू समाज के लोगों का गला घोटने का काम किया गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये एक ही सरकार 4 साल के अंतराल में लाई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाके हमारे अधिकारों को छीना, हमें रोका कि हम कोर्ट्स ना जा सके, और वक्फ एक्ट 1995 लाके उनको खुली छूट दे दी कि किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दो। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इंटरप्रिटेशन माना जाए, जो इस देश के बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर दे रहे हैं और जो मानते हैं कि ये सेकुलरिज्म की जीती जाती मिसाल है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कैसा लगता है?
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से यही कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो जहाँ की स्थिति थी वो वैसी रहेगी और उसको रेस्टोर करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये इंटरप्रिटेशन देता है। और आपको मैं बताऊं, ये जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, ऐसा नहीं है कि हम और आप इससे प्रताड़ित नहीं हुए। ज्ञान व्यापी के केस में एक मुकदमा 1991 में फाइल हुआ था। कैन यू इमेजिन? हमारे आपकी पेशेंस की हद सुनिए। ज्ञान व्यापी के केस में एक मुकदमा 1991 में फाइल हुआ था। 1991 से आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, बात कर रहा हूं, 2023 तक वो मुकदमा इसी पेचीदगी में फंसा हुआ है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है कि नहीं है। जब पहले मुकदमा फाइल किया गया 1991 में तो कहा गया कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इंटरप्रिटेशन देता है कि जो जो जगह की स्थिति थी 15 अगस्त 1947 को वह वैसी रहेगी। उसके अगेंस्ट हिंदू समाज अपील में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमारे पक्ष में होल्ड किया और जो मैंने आपके सामने इंटरप्रिटेशन दिया था पहले, उन्होंने वही व्यू लिया कि नहीं, धार्मिक स्वरूप तय करना ज़रूरी है। उस ऑर्डर के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया 1997 में इलाहाबाद हाईकोर्ट गई। 1997 से 2023 तक, आज तक वो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है। कितनी बार जजमेंट रिजर्व हुए, रिलीज हुए, आज तक उसमें जजमेंट नहीं हो पाया। पॉइंट इन इशू इज दिस, मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाके आपने, चलिए ज्ञान व्यापी के केस में हम लोग के ऊपर एक मैं कह सकता हूं महादेव की अनुकंपा रही, कृष्ण जन्मभूमि के केस में महादेव की अनुकंपा रही कि हम इस मिथ से बाहर निकल पाए। पर आप समझ सकते हैं कि 30 साल तक आपने समाज के लोगों को ये फीड किया कि आप तो राम मंदिर के अलावा बाकी केसेस के ऊपर बात ही नहीं कर सकते, ये तो वापस ले ही नहीं सकते हैं। ये तो जब हमने कहा कि नहीं, धार्मिक स्वरूप तय करना ज़रूरी है और इस व्यू को, दिस व्यू फाउंड फेवर, तो ये सारे केसेस चलने लग गए। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि जो वक्फ एक्ट 1995 का खेल है, ये ज्ञान व्यापी के केस में भी किया गया। और इतना से एक एग्जाम्पल दे के अपनी बात को मैं विराम दूंगा। जब हमने ज्ञान व्यापी का केस फाइल किया तो उन्होंने 2 ऑब्जेक्शन लिए कि भाई ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है और ये केस वक्फ एक्ट से बाधित है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्ग्यूमेंट मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि धार्मिक स्वरूप तय करना ज़रूरी है, जिसको लोअर कोर्ट ने भी होल्ड किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी होल्ड किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। पर जो उन्होंने दूसरा आर्ग्यूमेंट लिया, वक्फ एक्ट 1995 से केस बाधित है और ये वक्फ ट्राइब्यूनल भेजा जाना चाहिए। आप जानते हैं उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट कोर्ट के पटल पे फाइल किया ये बताने के लिए कि ये वक्फ ट्राइब्यूनल भेजा जाना चाहिए? उन्होंने एक डॉक्यूमेंट फाइल किया, फेक फर्जी डॉक्यूमेंट मैं कहूँगा, जिसकी इस केस से कोई रिलेशन नहीं था। और अगर उस डॉक्यूमेंट को मैं, इस समय मेरे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, पर आप मेरी नज़रों से, मेरी आंखों से उसको समझने की कोशिश करें। उस डॉक्यूमेंट में 3 खाने बने हुए हैं। पहला खाना है वक्फ नंबर का, दूसरा खाना है प्रॉपर्टी का जो डिस्क्रिप्शन है, और तीसरा खाना है प्रॉपर्टी का जो सर्वे नंबर है, खसरा नंबर है। मतलब जो अंजुमन इंतज़ामिया ने कोर्ट में डॉक्यूमेंट फाइल किया कि भाई ये जो संपत्ति है ये वक्फ संपत्ति है, वक्फ ट्राइब्यूनल जाना चाहिए, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट फाइल किया था उसमें 3 खाने बने हुए थे। पहले खाने में वक्फ नंबर, दूसरे खाने में प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन और तीसरे खाने में सर्वे नंबर, खसरा नंबर। तो जो ज्ञान व्यापी का सर्वे नंबर है वो है सर्वे नंबर 9130। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने कहा कि ये वक्फ नंबर 100 है। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये वक्फ नंबर 100 है। वक्फ नंबर 100 के सामने क्या लिखा हुआ है? आलमगीर मस्जिद। आलमगीर मस्जिद वो मस्जिद है जो बिंदु माधव मंदिर को तोड़ के बनाई गई। और आलमगीर मस्जिद के सामने जो खसरा नंबर है उसके ऊपर के सारे इंद्राज में खसरा नंबर मेंशन्ड है, उसके नीचे के सारी एंट्रीज में खसरा नंबर मेंशन्ड है। वक्फ नंबर 100 के सामने कोई खसरा नंबर मेंशन्ड नहीं है। तो आपने एक फर्जी एंट्री को क्लेम करने की कोशिश की कि ये एंट्री ज्ञान व्यापी से संबंधित है, और ऑब्जेक्ट क्या था कि ये सारा केस वक्फ ट्राइब्यूनल चला जाए। वक्फ ट्राइब्यूनल क्यों चला जाए? क्योंकि वहाँ पे एक वर्ग विशेष के लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल उसको हमने कोर्ट के सामने जस्टिफाई किया, क्लैरिफाई किया, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही कहा कि यहाँ पे वक्फ एक्ट 1995 अप्लाई नहीं होता है। तो मेरा आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको ये बताने की चेष्टा थी, कोशिश थी
कि वफ एक्ट 1995 के जो ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं उसको समझे, वफ एक्ट 1995 के खिलाफ क्या क्या डिफेंसेस लेने हैं वो मैंने आपके सामने एक शॉर्ट फॉर्म में रखे हैं, और वफ एक्ट 1995 का क्या समाधान है, इसका क्या सल्यूशन होना चाहिए वो भी मैंने आपके सामने रखा है। आपने मुझे इतने पेशेंटली इस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।